हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। इसमें जो है हम इमोशन का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, इमोशन का डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या, हम ये जानेंगे कि इमोशन जो है कब सारा का सारा इमोशन कंप्लीट तरीके से किसी इंसान में प्रेजेंट हो जाता है, उसकी उपस्थिति हो जाती है, वो किस तरीके से मैच्योर होता है, किस एज ग्रुप में जाके मैच्योर होता है, और किस एज में कौन सा इमोशन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी रखता है, कोई बहुत ज्यादा कम इंटेंसिटी रखता है। इन सारी चीजों को जो है हम इसके अंदर जानेंगे। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन में जो है हमारा जो लाइफ का जो स्टेजेस है, चाहे वो इन्फेंट हो, मतलब बचपन से लेके जो ओल्ड एज है, बुढ़ापे तक का जो स्टेजेस है, उन सब स्टेजेस में जो है हमारा कौन कौन सा इमोशन का इंटेंसिटी ज्यादा कम रहता है, कौन सा इमोशन प्रेजेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, इन सारी चीजों के बारे में जो है इसमें बताया गया है। इमोशन का डेवलपमेंट में इस तरीके से इमोशन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इमोशन आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, इमोशन तो बहुत तरीके के होते हैं, एंगर है, फियर है, जेलसी है, बोर्डम है, मतलब उबाऊपन, आश्चर्य है, वंडर, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, इमोशन है, होप, ये सब इमोशन है। लेकिन जो बच्चा होता है ना, जब वो जन्म लेता है, तो साइकोलॉजिस्ट के अनुसार उन्होंने इस तरीके से इसको बताया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त जो होता है, बच्चा चाहे रो रहा हो, हंस रहा हो, डर रहा हो, उसमें फियर है, चाहे वो उदासी है या हंसी है, जो भी उसमें प्रेजेंट है, खुशी है, सॉरी हंसी, खुशी है, तो उसमें क्या है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें जो भी प्रेजेंट है, चाहे बच्चा रो रहा है, हंस रहा है या डर रहा है, तो इन सभी चीजों में क्या है कि उसको जो है इमोशन नहीं कहा गया। इस तरीके से बताया गया है कि जब बच्चे के जन्म के बाद उसमें जो भी चीजें प्रेजेंट है, जो हमें देख के ऐसा लग रहा है कि इमोशन है, चाहे बच्चे का हैप्पीनेस हो, फियर हो, ये सारा चीज क्या है, इमोशन है, लेकिन उसको जो है इमोशन नहीं कहा गया। बोला बच्चे में जन्म के तुरंत बाद जो है इमोशन का डेवलपमेंट नहीं होता है, जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, उस तरीके से क्या होता है, बच्चे में इमोशन का डेवलपमेंट होता है, इमोशन आता है। तो जन्म के वक्त अगर बच्चा जो है, मान लीजिए चाहे वो दुखी हो, चाहे वो हंस रहा हो, चाहे डर रहा हो, तो इसको इमोशन नहीं कहा गया। तो इन सभी चीजों को क्या कहा गया, इनको कहा गया जनरल एक्साइटमेंट, मतलब ये एक सामान्य तरीके का उत्तेजना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसको हम इमोशन नहीं कहेंगे, इसको एकदम जनरल एक्साइटमेंट कहा गया। ठीक, तो इमोशन जो है वो कब डेवलप होना शुरू होता है, तो बच्चे का जो एज है 2 से 3 साल, ये अलग अलग बच्चे में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि बच्चे का हेल्थ कंडीशन, उसका एनवायरमेंट, इन सब के अकॉर्डिंग जो है बच्चे का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग की एज जो है, जैसे हमने 2 से 3 साल बताया है, ये वेरी कर सकता है, किसी में ये कम और ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, इसको एकदम फिक्स पॉइंट नहीं मानना है, लेकिन इस तरीके से बताया गया है कि बच्चे में क्या होता है कि 2 से 3 साल का जो एज होता है, उसमें क्या होता है, इमोशन जो है वो डेवलप हो जाते हैं, उसमें इमोशन का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, लेकिन जन्म के वक्त जो प्रेजेंट है उनको इमोशन नहीं बल्कि उसको जनरल एक्साइटमेंट कहा गया है। तो अब आता है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी बोल देते हैं, या फिर हम इसमें टोडलर भी ऐड कर सकते हैं। इन्फेंट हम कितने साल के बच्चे को कहते हैं, जब वो 1 मंथ से 1 साल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, और 1 से 3 साल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। तो या हम इसमें इन्फेंट लिखे हैं, इन्फेंसी या इन्फेंट सेम ही हुआ, इसमें हम टोडलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस एज ग्रुप में क्या होता है कि जब बच्चा का जो इन्फेंट चल रहा है, मतलब बच्चा 1 मंथ से 1 साल का है, या इसमें हम टोडलर लिख देते हैं, ठीक है। तो बच्चा या फिर 3 साल का है, 1 साल से 3 साल का है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे में जो होता है वो इमोशन का जो विकास है वो धीरे धीरे होने लग जाता है, क्योंकि जन्म के वक्त तो इमोशन नहीं है, उसका 2 साल 3 साल हो रहा है, तो इस एज ग्रुप में क्या हुआ, उसमें इमोशन का डेवलपमेंट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग जो होता है इमोशन का डेवलपमेंट होना, वो इसी एज में होता है, ना कि न्यूनेटल पीरियड में होता है, ठीक है। तो इस एज ग्रुप में क्या होता है, इमोशन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि इमोशन का जब डेवलपमेंट होता है ना, तो बच्चों में इमोशन जो होता है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल देखने को मिलता है, कि उसके इमोशन में जो है बहुत ज्यादा अस्थिरता देखने को मिलती है। मतलब बच्चा है, वो अभी रो रहा है, ठीक है, अभी वो गुस्सा आ रहा है उसको, या फिर वो डर रहा है, सडन से जो है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल अभी बच्चे को देख के लगेगा भी नहीं कि ये कुछ देर पहले गुस्से में था, या फिर कुछ देर पहले ये उदास था, या फिर कुछ देर पहले ये बहुत ज्यादा हंस रहा था, या बहुत ज्यादा रो रहा था, ऐसा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उसकी इमोशन में क्या पाया जाता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी पाया जाता है। बड़े लोगों में क्या होता है कि अगर उनको किसी ने डांट दिया
तो चलिए कुछ टाइम के लिए वो रोए, ठीक है, और या फिर उन्होंने खाना पीना नहीं खाया, लेकिन उसके बाद भी जो होता है ना थोड़ा बहुत होता है, वो स्टेट थोड़ा बना ही रहता है। लेकिन बच्चे में ऐसा नहीं होता। अगर बच्चा कोई खिलौना से खेल रहा है, वो इस एज ग्रुप का बच्चा है क्योंकि यहीं से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ इमोशन का। अगर कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा है, अगर उससे कोई छीन ले, उसे गुस्सा आएगा, वो बहुत रोएगा, और उसको आपने नहीं दिया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा रोने लगता है। किसी भी इंसान को ऐसा देख के लग सकता है कि अब तो ये चुप होगा ही नहीं, चाहे इसको खिलौना दे दे या उसके बदले में 10 और खिलौने भी इसको मिल जाए तो भी ये चुप नहीं होगा। लेकिन जैसे उसका वो खिलौना उसको दे दिया जाता है, बच्चा एकदम चुप हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। फिर 1-2 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि बच्चा कभी रोया था, या बच्चे को गुस्सा आया था, या उसका किसी ने खिलौना छीन लिया था, वो गुस्से में अभी इतना देर रोया है, या उसको बहुत ज्यादा वो परेशान हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा। तो इस एज ग्रुप में इमोशन का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इमोशन में क्या है, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। तुरंत प्रेजेंट है, लेकिन तुरंत 1 मिनट में क्या हुआ, गायब। बच्चा चुप है, हंस रहा है, हंसते हंसते अचानक से रोने लगा, फिर हंसी का कोई अता पता नहीं है। तो मतलब अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तीसरा ये कि बच्चे का जो इमोशन होता है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तीव्रता जो होती है वो ज्यादा होती है। ये डेवलपमेंट जहां से हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चा है, अगर रो रहा है तो बस वो रो रहा है, बहुत मतलब जितना भी उसके पास पावर है, एनर्जी है, वो सब लगा के क्या हो रहा है, वो रो रहा है। तो उसमें इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एक कोई छोटा बच्चा रो रहा है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, वो रो रहा है, और एक कोई बड़ा 20 साल का इंसान है, 30, 35, 40 का इंसान है, तो उसमें क्या होगा, जो आप देखोगे कि रोने की जो इंटेंसिटी है, या बच्चा डर रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि बच्चे में क्या है, बहुत ज्यादा खुश है, तो दोनों की इंटेंसिटी में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। जब डेवलपमेंट पीरियड था, जब इमोशन डेवलप हो रहा था बच्चे में, तो उस समय जो इमोशन है, चाहे कोई भी इमोशन जो उसमें डेवलप हुआ हो, उसका क्या होता है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बच्चा खुश है तो बहुत बिंदास तरीके से खुश है, उसको किसी चीज की उस वक्त कुछ परवाह नहीं है, बस खुश है तो है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे एज बढ़ता है, मैच्योरिटी आता है, तो फिर क्या हो जाता है, इमोशन का जो इंटेंसिटी होता है ना, वो थोड़ा कम, तो किसी इमोशन का इंटेंसिटी क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो और उसके बाद क्या होता है, इसका अगला पॉइंट हम ऐसे बता सकते हैं कि इन्फेंट पीरियड जो होता है, टोल्डर पीरियड, इसमें बच्चे में जो क्रोध होता है, जो एंगर होता है ना, वो बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इस टाइम पीरियड में जो इमोशन सारे का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन एंगर जो होगा उसमें थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है गुस्से के द्वारा क्या करता है कि लोगों का अटेंशन जो होता है अपनी तरफ खींचता है, बच्चा अटेंशन सीकर होता है। क्या करता है, वो गुस्सा में खाना नहीं खाया, या फिर गुस्से में किसी खिलौने को फेंक दिया, उससे क्या हो रहा है, बच्चा गुस्सा प्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सामने वाला उसको क्या करेगा, अटेंशन देगा। वो अटेंशन सीकर बनने के लिए क्या करता है, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इस एज ग्रुप में क्या होता है, बच्चे में एंगर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। ये था डेवलपमेंट, इमोशन डेवलप ड्यूरिंग इन्फेंट और टोडलर। दूसरा है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वो 6 से 12 साल का जो पीरियड होता है, लगभग इतना वो पीरियड को हम क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है, बचपन। अब इस पीरियड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे में जो भी अलग अलग तरीके के और भी इमोशन है, अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है इमोशन, और उसमें जो भी जितने तरह के इमोशन है वो सारे क्या होंगे, उस सबका डेवलपमेंट होगा। तो चाइल्डहुड पीरियड तक क्या होता है, सभी तरीके के इमोशन का जो डेवलपमेंट होता है बच्चे में हो जाता है, और बच्चा जो होता है इमोशन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करने में सीख जाता है चाइल्डहुड पीरियड में ही। बच्चा क्या करता है कि अपने सारे इमोशन को सभी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता है। अगर उनके मम्मी पापा है या फिर उनके टीचर है, तो वो समझने लगता है चीजों को, वो सभी तरह के इमोशन जो है सभी के सामने क्या करता है, एक्सप्रेस नहीं करता है। इस एज ग्रुप में और क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो स्कूल जाता है, अपने आसपास गांव में थोड़ा बहुत बाहर निकलता है, लोगों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ, अपने जैसे बच्चों के साथ ग्रुप बनाता है। उनका जो पहचान का जो क्षेत्र है ना, फील्ड है ना, वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, जिसके कारण अनजान लोगों से जो डर था ना, इस एज में थोड़ा अनजान लोगों से डर होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, टीचर है तो ट्यूशन जा रहा है, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो जा रहा है, उससे जो लोगों से क्या हो रही है, उसकी जान पहचान हो रही है। तो बच्चे में जो अनजान लोगों से डर होता है ना, वो क्या होता है, चाइल्डहुड पीरियड में जो होगा वो कम देखने को मिलेगा, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसके अलावा क्या होता है, चाइल्डहुड पीरियड में बच्चा जो होता है ना, उसमें फ्रेंडली वाला जो बिहेवियर होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है। बच्चा क्या करता है कि अपने जैसे लोगों के साथ, अपने जैसे दोस्त हैं 2-4, उसके साथ वो ग्रुप बना के अपना एक टोली और टीम बना के क्या करता है, वो खेलेगा या कहीं भी जाएगा। तो उसमें फ्रेंडली वाला जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। और चाइल्डहुड पीरियड में जो जेलसी है ना,
वो थोड़ा जो है ज्यादा देखने को मिलता है इस एज ग्रुप में। जेलसी का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे यहाँ पे एंगर थोड़ा ज्यादा है बच्चे में, अटेंशन सीकर बनने के लिए। चाइल्डहुड पीरियड में क्या होता है, एक हमारा इमोशन है जेलसी, ईर्ष्या, इसका डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्डहुड पीरियड में ही होता है। तो ये हो गया इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तीसरा आता है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। हमारा जो किशोरावस्था होता है उसमें जो होता है इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। इस एज ग्रुप में जो है, इस एज ग्रुप तक बच्चे में फियर, लव, एंगर, सिंपैथी, इस सभी तरीके का जो इमोशन है उसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है, हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो एडोलसेंस एज ग्रुप है उसमें ये डिपेंड करता है कि फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत व्यक्ति का जो इमोशन है ना वो डिपेंड करता है हर किसी का। अगर कोई जो एडोलसेंस है, अगर कोई किशोरावस्था वाला व्यक्ति है, एडोलसेंस एज ग्रुप का कोई बच्चा है, अगर फिजिकली रूप से हेल्दी है तो हमें इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और इमोशनल मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। वहीं अगर वो बच्चा फिजिकली रूप से बीमार है तो उसमें हमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ये क्या करता है, हमारे इमोशन को जो है हमारा फिजिकल हेल्थ भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम। ये जो एज ग्रुप होता है ना एडोलसेंस, उसमें क्या होता है, खुद का कुछ करने की इच्छा, खुद की अपनी पहचान बनाने की इच्छा, खुद का अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने की इच्छा, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है किसमें, किशोरों में, एडोलसेंस एज ग्रुप वाले बच्चों में। उसके बाद क्या होता है कि एडोलसेंस में और क्या देखने को मिलता है, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी थोड़ी बच्चों में भी ज्यादा होती है, वो अलग अलग चीजों पे क्वेश्चन करके वो पूछते हैं कि ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। बच्चों में भी क्यूरियोसिटी होती है, तभी वो अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो एडोलसेंस एज में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बच्चों जो एज ग्रुप के बच्चे उसमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं जानने के लिए ये किस तरीके से काम हो रहा है, ये चीजें किस तरीके से कर रही है, चल रही है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। ये था इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्टहुड। अब आता है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्टहुड। एडल्ट, अब वयस्कावस्था आ गया, ठीक है। एडल्ट एज में ग्रुप में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है वो फिजिकली रूप से उसका जितना ग्रोथ डेवलपमेंट होना होता है वो हो चुका होता है। उसको जितना हाइट वेट जो भी बढ़ना होता है फिजिकली रूप से क्या हो जाता है, सिंपल कहे तो मैच्योरिटी आ जाती है। इमोशनल लेवल पे भी क्या आता है, मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नहीं की, लेकिन एडल्ट में क्या होता है, इमोशनल लेवल पे भी मैच्योरिटी आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि जब ये जो एडल्टहुड एज है इसमें क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फील्ड में चला जाता है, अपना दायित्व निभाने लग जाता है, क्योंकि इस एज ग्रुप का क्या हो जाता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर किसी का मैरिज हो गया, ठीक है, अगर किसी के बच्चे हैं तो उनका क्या है, उसके ऊपर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको किस तरीके से हमें मतलब उनकी देखभाल करनी है, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, इसके अलावा एडल्टहुड में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसमें सभी तरह के इमोशन जो होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुके होते हैं। उस सब इमोशन के लेवल पे क्या होता है, मैच्योरिटी प्रेजेंट होती है। इनमें और क्या होता है कि जो लोग होते हैं एडल्ट, वो अलग अलग ग्रुप का भी क्या होते हैं, हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो अपना घर, ठीक है, फैमिली को चला रहे हैं, तो फिर वो उसको चलाने के लिए, फैमिली को उसका नीड को फुलफिल करने के लिए उनको रोजगार की जरूरत है, तो वो एक प्रोफेशनल ग्रुप का हिस्सा बने। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इस तरीके से वो क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप का क्या बनते हैं, हिस्सा बनते हैं। ये था आपका इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्टहुड। अब आपका पांचवा और आखिरी है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में जो होता है उसमें जो व्यक्ति होता है वो फिजिकली रूप से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, उसके जो सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कि नाक है, आंख है, हमारा कान है, इन सब का जो वर्क करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। व्यक्ति का जो इम्यूनिटी है वो भी क्या होने लगता है, वो भी कम होने लगता है। इसके अलावा ओल्ड स्टेज में क्या होता है कि अगर उसका कोई लाइफ पार्टनर है अगर, तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कुछ फिजिकल इलनेस है, घर में जो उनके फ्रेंड वगैरह है, फ्रेंड में भी किन्हीं किन्हीं का डेथ हो गया है। उसके अलावा घर में जो उनके बच्चे हैं वो उनसे सही ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें खाने को नहीं दे रहे हैं, उनसे मतलब उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, तो इस एज ग्रुप में क्या होता है, व्यक्ति को जो ओल्ड स्टेज में है थोड़ा एंगर थोड़ा उनमें होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है व्यक्ति को कि हमने अपने जिंदगी में इन चीजों को नहीं किया, ये कर लेते। तो व्यक्ति क्या होता है, इस तरीके से बैठ के सोचता रहता है कि हम इन चीजों को क्यों नहीं किए, और व्यक्ति को
उदासी, सैडनेस प्रेजेंट होता है, अकेलापन। तो ये सारा इमोशन क्या होता है कि इस स्टेज में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हमने क्या जाना कि इमोशन का डेवलपमेंट जो है अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से होता है। तो ये समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉडली चेंजेस इन इमोशनल स्टेट। कहने का मतलब ये है कि इमोशनल जब कोई व्यक्ति होता है, इमोशन वाले स्टेट में होता है, वो उस अवस्था में होता है, तो उस कंडीशन में जो है, उस सिचुएशन में उसके बॉडी के लेवल पे हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है, उसी को जो है इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है। इमोशन जो है हमने देखा, एक था ट्रिगर, दूसरा था बॉडी रिस्पॉन्स और तीसरा था मेंटल एक्सपीरियंस। अब दूसरा ये है, ये क्या है, बॉडी रिस्पॉन्स। इमोशनल वाले स्टेट में हमारे बॉडी के लेवल पे क्या चेंज देखने को मिल रहा है, हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, क्या रिस्पॉन्स कर रही है, इसी चीज को जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो बॉडी के जो चेंज है, जो इमोशन वाले स्टेट में देखने को मिलता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि 2 तरीके से जो है बॉडी के लेवल पे चेंज आते हैं। पहला है एक्सटर्नल बॉडी चेंज और दूसरा है इंटरनल बॉडी चेंज। एक्सटर्नल कहने का मतलब है वैसा बॉडी का चेंज जिसको सामने वाला कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो हमें देख के इस तरीके से वो अनुमान लगा सकता है कि अभी जो ये व्यक्ति है वो किस इमोशनल स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरा है इंटरनल बॉडी चेंज। इंटरनल बॉडी चेंज जो है ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाला कुछ चेंज है, जो कब होता है, इमोशन वाले स्टेट में होता है, लेकिन ये जो है किसी सामने वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी कुछ मेडिकल इक्विपमेंट का मदद लेकर हम इस चेंज को जो है, हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, हम इस चेंज को का जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये विजुअल नहीं होता है। अब पहला जो है बॉडी में चेंज आ रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है, एक्सटर्नल बॉडी चेंज। वैसा चेंज जो सामने वाले या कोई बाहर कोई भी व्यक्ति है उसको वो चेंज इजीली दिखता है और वो इस चेंज को देख के कुछ अनुमान लगा सकता है कि ये इंसान जो है अभी गुस्से में है या ये इंसान बहुत ज्यादा उदास है। तो एक्सटर्नल बॉडी चेंज के अंतर्गत 3 तरीके के चेंज आते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल बॉडी चेंज में के अंदर जो है 3 तरीके के चेंज आते हैं। पहला है चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरा है चेंज इन बॉडी पोस्चर और तीसरा है चेंज इन वोकल एक्सप्रेशन। ठीक है। सबसे पहला जो कि एक्सटर्नल बॉडी चेंज का एक टाइप है, चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। सबसे पहले बताया गया है कि एक्सटर्नल बॉडी चेंज में जो होता है उसके अंदर जो है चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन आता है। मतलब व्यक्ति का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें क्या देखने को मिलता है, इमोशन वाले स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। व्यक्ति का जो फेस है वो बहुत ज्यादा रेड हो सकता है, उसकी जो आंखें हैं बहुत बड़ी हो सकती है, वो बहुत ज्यादा रेड हो सकती है, उसका जो आईब्रो है बहुत ज्यादा तना हुआ हो सकता है, उसका जो नाक का जो नेजल जो है ओपनिंग है वो बहुत ज्यादा डायलेटेड हो सकता है, उसका जो माउथ है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ड्राई हो सकता है। तो इस तरीके का जो चेंज है वो क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन। ये किस तरीके का चेंज है कि आंखें का लाल होना या फिर हाथ पैर का थोड़ा बहुत कांपना। कभी कभी गुस्से में होता है ना, बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा हो तो उसके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। तो ये जो चेंज है वो किस लेवल पे हो रहा है, एक्सटर्नली लेवल पे चेंज हो रहा है। कोई भी व्यक्ति जो है इस चेंज को देख सकता है। और ये चेंज कब हो रहा है, तो जब व्यक्ति इमोशनल वाली स्टेट में है तब हो रहा है। तो सबसे पहले क्या था एक्सटर्नल चेंज में, फेशियल एक्सप्रेशन में जो इस तरीके का चेंज हमको देखने को मिल सकता है जैसा अभी हमने बताया। दूसरा है चेंज इन बॉडी पोस्चर, मतलब बॉडी के पोस्चर में चेंज देखने को मिलता है। ये भी किस तरीके का चेंज है, एक्सटर्नल चेंज है। देखिए हर व्यक्ति का जो होता है अलग अलग काम में होता है, अलग अलग तरीके का वो बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है। लेकिन जब इमोशनल स्टेट में होता है ना तो उसकी बॉडी पोस्चर में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है तो वो बहुत ज्यादा तन के चलेगा, वो अपना दोनों शोल्डर जो होगा उसका बहुत ज्यादा तना हुआ होगा, मतलब वो बहुत ज्यादा एकदम तन के चलेगा। लेकिन वही जो व्यक्ति अगर उदास है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, दुखी वाले स्टेट में है, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा अपने बॉडी को लूज कर लेगा, लगेगा कितने दिन से उसने खाया पिया नहीं है, बिल्कुल भी बॉडी में एनर्जी नहीं है, वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, डाउन करके अपने बॉडी को चलेगा, बहुत ज्यादा लूज करके चलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी पोस्चर कहते हैं। तो बॉडी पोस्चर में भी चेंज आता है ना इमोशन के अकॉर्डिंग। गुस्से में इंसान कोई अपनी बॉडी उसका बहुत ज्यादा तन गया, लेकिन क्या है वहीं पे जब सैडनेस वाला मूवमेंट आया, डिप्रेशन वाला स्टेट आया, तो उसकी बॉडी क्या हो गई, बहुत ज्यादा उसने लूज कर लिया और बहुत नॉर्मली वो चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो पोस्चर है उसमें चेंज आ रहा है। ये चेंज कैसा है, एक्सटर्नली चेंज है। ठीक है। इससे व्यक्ति के इमोशनल स्टेट का हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा आता है चेंज इन वोकल एक्सप्रेशन। तो तीसरा ये है कि व्यक्ति जब बोलता है ना तो उसका जो आवाज है उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलता है।
और ये किस तरीके का चेंज है, एक्सटर्नली चेंज है। अगर व्यक्ति गुस्सा में है, तो वो जब बोलेगा तो वो बहुत ज्यादा जोर से बोलेगा। ये क्या है, व्यक्ति का वोकल एक्सप्रेशन है, बोलने का तरीका है, ये भी एक्सटर्नली है, इसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे इमोशन स्टेट को, इमोशनल स्टेट को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जोर से बोलना गुस्से में है, या फिर बहुत ज्यादा खुश है, या बहुत धीरे बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में दुखी है, ये क्या था, हमारा एक्सटर्नल बॉडी के लेवल पे ये 3 तरीके से चेंज हमको देखने को मिलता है इमोशनल स्टेट में। अब दूसरा हमारा आता है इंटरनल बॉडी चेंज, मतलब बॉडी में जो होता है इंटरनली रूप से क्या क्या चेंज देखने को मिल सकता है किस स्टेट में, इमोशनल स्टेट में। ये हमें विजुअल तो नहीं होगा, लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला चेंज है चेंज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। सबसे पहला चेंज क्या बताया गया है, चेंज इन ब्लड प्रेशर। ये क्या है, इंटरनली चेंज है, ठीक है। लेकिन इसको हम मेजर कर सकते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर जो होता है, बीपी मापने का जो मशीन होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो जब जो हमारा इमोशनल स्टेट है, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, ठीक है, तो उस स्टेट में क्या होगा, उसका जो बीपी है क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन, ठीक है, तो उसका बीपी क्या हो सकता है, सिचुएशन में डाउन हो सकता है। तो ये बता रहा है पहला चेंज कि हमारे ब्लड प्रेशर में भी क्या होता है, इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है, जो कि इंटरनल चेंज है। दूसरा है केमिकल चेंज इन ब्लड। हमारे ब्लड में क्या होता है, इमोशनल स्टेट में क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज होती है, जैसे कि एड्रीनलिन। एड्रीनलिन क्या है, एक हार्मोन है। ये कब रिलीज होता है, जब हम किसी लाइफ एंड फाइट सिचुएशन में होते हैं, करो या मरो वाली सिचुएशन जो आती है ना, लड़ो या मरो वाली, उस सिचुएशन में क्या होता है, एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है हमारे ब्लड में, ठीक है। जब कोई बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया, हम गुस्से में है, या फिर कोई बहुत ज्यादा फियर वाला सिचुएशन आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो इंटरनल बॉडी है उसमें केमिकल लेवल पे क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। वो केमिकल जो होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि फिर क्या करेगा, वो इमोशन के अकॉर्डिंग जो होगा, अपना जो भी उसका टारगेट एरिया होगा उसको वो जाके क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब तीसरा है चेंज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट में क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि लव या फिर एंगर, फियर, इन सब में क्या होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। वही डिप्रेशन है, ग्रीफ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हार्ट रेट थोड़ा डाउन। डाउन का मतलब ये नहीं है जब 50 मतलब हार्ट रेट 70 था तो 50 जो है वो बढ़ गया, ठीक है। हार्ट रेट 70 था तो वो मतलब 60 हो गया, 50 हो गया, इतना डाउन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, वो इमोशन का इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर सकता है कि कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। लेकिन माइनर का भी एक फ्लक्चुएशन जो होगा वो देखने को मिलेगा, यही बताया जा रहा है इस चैप्टर में। चेंज इन हार्ट रेट, हार्ट रेट में चेंज आ गया। अब आपका फोर्थ है चेंज इन रिस्पायरेशन रेट। जो हमारा रिस्पायरेशन रेट होता है उसमें भी चेंज होता है जब फियर में होते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा था, उसके पीछे कोई पीछे उसके भागने लगा, तो अब क्या होता है, बॉडी को और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, फ्लाइट एंड फाइट मोड ऑन हो गया। अब वो उसका रिस्पायरेशन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ज्यादा ऑक्सीजन उसको लेने की जरूरत है। तो डर वाली सिचुएशन में, गुस्से वाले स्टेट में क्या होगा, उसका रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। और कुछ इमोशन ऐसे है जिसमें क्या होगा, व्यक्ति का रिस्पायरेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये किस तरीके का चेंज है, इंटरनल बॉडी चेंज है। अब फिर है हमारा चेंज इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे इंटेस्टाइन की एक्टिविटी है, उस पर भी हमारा इमोशन का क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, बहुत ज्यादा अगर गुस्से में हो, तो उस समय क्या होना चाहिए कि हमें खाना नहीं खाना चाहिए, उस समय हमें खाने को अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा इमोशनल स्टेट का क्या होता है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी पर भी क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उससे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे वो गुस्सा हो, फियर हो, इस तरीके का एंजाइटी हो, इन सब जेलसी हो, इन सब का क्या होता है कि जो इमोशन है उसका इफेक्ट जो है किससे देखने को मिलता है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे। इससे क्या होता है, या तो अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो होता है इसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर जो भी इमोशन है, चाहे वो गुस्सा हो, फियर हो, कोई भी इमोशन है, तो वो अगर ज्यादा इंटेंसिटी का है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा या तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, पेरास्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो सकता है, व्यक्ति को इमोशनल स्टेट के कारण जो है उसको डायरिया, ऐसा नहीं है डायरिया हो रहा है तो उसके लिए बैक्टीरियल रिस्पॉन्सिबल है, वायरल डायरिया भी होता है, ट्रेवलर डायरिया भी होता है, बहुत तरीके के डायरिया के टाइप होते हैं। लेकिन एक जो है, व्यक्ति अगर स्ट्रेस, एंजाइटी या बहुत ज्यादा गुस्से में हो,
तो उस कारण से भी क्या हो सकता है, उसको डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि व्यक्ति का या तो इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फास्ट पैरासाइटिक मूवमेंट बढ़ जाएगा, उसका करने लग जाएगा, या तो फ्लो। तो व्यक्ति में क्या होगा, इमोशनल स्टेट में डायरिया या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो इफेक्ट होता है किससे, हमारे इमोशंस। अब है चेंज इन ग्लैंडुलर सिक्रीशन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ग्लैंड होते हैं, जो हमारी ग्रंथियां हैं, उसके सिक्रीशन में भी जो होता है इमोशन के कारण चेंज आता है। जैसे कि हमारे स्लेवरी ग्लैंड, जो हमारी लार ग्रंथि है, जो स्लाइवा रिलीज करती है, उसमें चेंज देखने को मिलता है। कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जिसमें स्लेवरी ग्लैंड क्या होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है स्लाइवा रिलीज करता है। कुछ इमोशन में क्या होगा, व्यक्ति को गुस्सा में क्या होता है, बहुत ज्यादा उसका माउथ जो होता है ड्राई होता है, बार बार उसको पानी पीना है, पानी पीना है, डर में भागते भागते पानी पीना है, पानी पीना है। तो स्लेवरी ग्लैंड क्या होता है, अपना सिक्रीशन कम या ज्यादा कर सकता है, वो इमोशन और उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारा एक होता है एड्रीनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी है उसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है ट्रायंगुलर शेप का, उसको क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। वही क्या रिलीज करता है, एड्रीनलिन हार्मोन। तो बताया जा रहा है कि इमोशनल वाली जो स्टेट होती है उसमें हमारे जो ग्लैंड है, चाहे वो स्लेवरी ग्लैंड हो चाहे वो एड्रीनल ग्लैंड हो, उस ग्लैंड और उसके सिक्रीशन के लेवल पे भी क्या होता है, हमें चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद है चेंज इन स्किन रिएक्शन। हमारे स्किन में भी जो होता है, स्किन के लेवल पे भी जो होता है, इमोशनल सिचुएशन में चेंज देखने को मिलता है। हमारे स्किन में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का वो कैपेसिटी होता है। तो जैसे कि कभी कभी हमारे स्किन पे जो छोटे छोटे टीनी हेयर्स प्रेजेंट है, वो कभी कभी एक साथ क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये इमोशन के कारण क्या हो रहा है, हमको देखने को मिल रहा है। और ये चेंज कहाँ देखने को मिल रहा है, हमारे स्किन के लेवल पे। इंटरनली वजह से हुआ, कुछ हमने माइंड में सोच रहे हैं, किसी से हमको जेलसी है या बहुत ज्यादा हेट है, इस कंडीशन में तो ये क्या होता है, स्किन के लेवल पे रिएक्शन या चेंज देखने को मिलता है। अब है चेंज इन ब्रेन वेव में, हमारे इमोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रेन वेव में भी चेंज होता है। अल्फा बीटा डेल्टा इस तरीके के वेव जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो इमोशन जिस तरीके से इमोशन है, कोई भी अलग अलग तरीके का इमोशन अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट देता है। तो इमोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन वेव है, ये अल्फा बीटा डेल्टा जो है, उसमें भी क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। और जो हमारा ब्रेन वेव में जो चेंज हो रहा है उसको हम किसके द्वारा जानते हैं, तो एक है हमारा ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। जैसे कि हमने बीपी को किससे मेजर किया, स्पिग्नोमैनोमीटर से हमने बीपी देख लिया कि कम है या ज्यादा है। उसी तरीके से हम ब्रेन वेव के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, ईईजी टेस्ट के द्वारा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम के द्वारा। अब है चेंज इन नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक आप लोग जानते होंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब फ्लाइट एंड फाइट मोड आता है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल रेस्ट वाले सिचुएशन में है तो कौन वर्क करता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इमोशन और उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारा नर्वस सिस्टम में भी क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद है चेंज इन प्यूपिलरी रिस्पॉन्स। अगर कोई बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का अगर कोई इमोशन हो, हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लो इंटेंसिटी का हो, कोई बहुत ज्यादा ग्रीफ में हो, डिप्रेशन में हो, तो सिचुएशन में क्या होगा, उनका जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सारा क्या था, इमोशनल स्टेट में हमारे एक्सटर्नल बॉडी के लेवल पे और इंटरनल बॉडी के लेवल पे कौन कौन से चेंज देखने को मिलते हैं, ये सब इसमें बताया गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशन। ठीक है, इमोशन को क्या किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया, उसको कुछ पार्ट में बांटा गया, उसको हम इसमें देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशन में इमोशन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है पॉजिटिव इमोशन और दूसरा क्या है, निगेटिव इमोशन। ठीक है, तो पॉजिटिव इमोशन के अंदर जो है कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि लव, अफेक्शन, जॉय एंड इलेशन, क्यूरियोसिटी, होप, फियर, एंगर, जेलसी, हेट, वंडर, ग्रीफ, ये सारा चीज क्या है, इसको निगेटिव इमोशन के अंदर रखा गया है। ये पॉजिटिव और निगेटिव इस सेंस में रखा गया है कि उसका अगर ये इसका बॉडी पे हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फियर बहुत बुरी चीज है। हमने अभी जाना, फियर हमें क्या करता है, अलर्ट करता है, हमें लड़ने के लिए तैयार करता है या उस सिचुएशन से बच के भागने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। लेकिन अगर किसी में फियर बहुत ज्यादा है
तो उसके बॉडी पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना। उसको एक मेंटल डिजीज भी बोलते हैं, मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोबिया कह देते हैं। तो ये सारा का क्या होता है कि अगर इसका नॉर्मल अमाउंट में है तो इसका भी होना जरूरी है, ये भी जरूरी है। जैसे कि हमें जाना एंगर, अगर हमारा जो राइट है उस पर कोई अटैक करता है तो उससे बचाने के लिए इंसान क्या करता है, एंगर शो करता है, उससे वो क्या करता है, उस चीज को वो बचा लेता है। तो ये बुरा नहीं है, यहाँ पे अगर निगेटिव दिया गया है इसका मतलब ये है कि ये सारे इमोशन में क्या होता है, व्यक्ति के बॉडी पे थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये ज्यादा अमाउंट में होगा तो ये व्यक्ति को क्या कर सकता है, बॉडी पे बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है, इसलिए उसको एक निगेटिव इमोशन की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, अगर ये थोड़ी मात्रा में है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी प्रेजेंस क्या है वो इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंस दोनों का होता है और हर व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि निगेटिव ही निगेटिव है या फिर पॉजिटिव ही पॉजिटिव इमोशन है। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति में सिर्फ इसी तरीके के इमोशन है, इधर वाले कोई इमोशन नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके बॉडी पे उसका बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर क्या है कि किसी व्यक्ति में ये इमोशन है और ये है, दोनों का मिक्सचर है, तो कहने का मतलब यही है कि ये निगेटिव और पॉजिटिव में अगर हम निगेटिव बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, ये होने ही नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये सारे इमोशन ही किसी व्यक्ति में और इधर वाले नहीं है तो उसके बॉडी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर ये ज्यादा अमाउंट में है तो भी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ना कि इस बेसिस पे कि ये होने ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ बेसिस नहीं है इसको डिवाइड करने का। तो सबसे पहले क्या है, इसका थोड़ा बेहतर इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, हमारी जर्नी में, हमारे काम में, हमारे बॉडी पे, इसलिए इसको पॉजिटिव इमोशन करके इसके अंदर इसको डाल दिया गया है। ठीक है, अब आता है लव और अफेक्शन। लव जो होता है वो उसको अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। लव को कोई लाइकिंग, जैसे किसी के प्रति कोई पसंदगी वाला भाव है, या अट्रैक्शन है, इसे कोई लव कहता है। लेकिन अट्रैक्शन और पसंदगी जो है वो थोड़ी अलग चीज है, और लव जो होता है उसको थोड़ा अलग होता है। लव का मतलब हो गया सेल्फलेस, अगर कोई व्यक्ति जो है खुद के बारे में ना सोच के अगर किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में वो सोच रहा है उसकी भलाई के लिए, ये नहीं कि बस बैठ के दिन भर उसके बारे में सोचते ही चला जा रहा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सेल्फलेस, उसके भलाई के लिए वो चीजें सोच रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में वैसा कह सकते हैं उसके अंदर क्या है, वो लव वाला इमोशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जॉय एंड इलेशन। देखिए, अगर किसी चीज से हमें बहुत थोड़ी सी खुशी मिलती है, हमको कोई भी चीज मिला, कोई प्राइज भी हमें मिल गया तो हम थोड़ा सा खुश हुए, तो उसको हम जॉय या हैप्पीनेस कह सकते हैं। लेकिन अगर वही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए, मतलब कोई बहुत बड़ी खुशी हो गई, मतलब अचानक से किसी ने एग्जाम दिया, उसका अचानक से जो है सिलेक्शन हो गया, या फिर ज्वाइनिंग लेटर उसके घर आ गया, तो इस तरीके में क्या होगा, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, उसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इलेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। ये क्या है, एक पॉजिटिव इमोशन है, ये हमें क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कर रहा है। क्यूरियोसिटी जो होता है वो बच्चों में थोड़ा ज्यादा होती है, वो क्या करते हैं, अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो हम चीजों को सीख नहीं पाएंगे और चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्यूरियोसिटी क्या है, उसका होना बहुत जरूरी है। फिर आता है होप। होप का मतलब होता है आशा। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज, अगर वो क्या कर रहा है, कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, बार बार उसमें फेल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि होप ही एक ऐसा इमोशन है जो व्यक्ति को क्या करता है, फिर से दोबारा ट्राई करने पे क्या करता है, थोड़ा फोर्स करता है। नहीं तो व्यक्ति अगर किसी को बार बार फेलियर मिल रहा है तो उसमें अगर होप अगर खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, वो दोबारा ट्राई नहीं कर पाएगा। लेकिन होप क्या करता है, मतलब एक अंधेरे कमरे में एक रोशनी की तरह काम करता है, मतलब दोबारा तो चलो तुम कर सकते हो, चलो इस बार नहीं हुआ तो इस बार हो सकता है, एक उम्मीद जो है वो जिंदा रहती है, जिस तरीके से हम ऐसा कहते हैं। तो होप, ये सारा क्या है, इसको पॉजिटिव इमोशन क्यों कहा, आप ऐसा सोच सकते हैं, तो समझ सकते हैं, इसका लाइफ में हमें आगे बढ़ने में थोड़ा मदद कर रहा है, बॉडी पे भी हमारा कुछ बुरा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा पॉजिटिव इमोशन के जो है क्लासिफिकेशन में रख दिया। अब हमारा आता है निगेटिव इमोशन। निगेटिव इमोशन में फियर और एंजाइटी। फियर क्या होता है, फियर एक ऐसा इमोशन है जो हमको किसी भी सिचुएशन में क्या करता है, मतलब उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अलर्ट होते हैं, उस सिचुएशन से बचने का रास्ता निकालते हैं, या फिर उस सिचुएशन से हम क्या करते हैं, फाइट करते हैं। तो फियर जो है अगर बहुत एक्सेसिव हो तो फोबिया कह देते हैं, अगर बहुत ज्यादा है जिसका हमारे बॉडी या ब्रेन माइंड अपने काम पे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर थोड़े अमाउंट में है तो हमको अलर्ट करेगा, सही डिसीजन लेने में भी मदद कर सकता है। फिर एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या हो गया, मतलब कहीं भी खतरा है नहीं, किसी सिचुएशन में या एनवायरमेंट में खतरा है नहीं, लेकिन हमारा माइंड क्या कर रहा है, सिचुएशन को सोच रहा है, उसमें बार बार जो है मतलब संभावित खतरे, जो भी पॉसिबल खतरे हो सकते हैं, ठीक है, जो भी हार्म उस
सिचुएशन में पॉसिबल है उसको क्या करते हैं, हमारा माइंड बैठ के सोचने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ज्यादा सोचते सोचते क्या होता है, हमको एंजाइटी होने लगती है। उसके बाद क्या होता है, एंगर। एंगर जो होता है इसको अग्रेसिवनेस, इसमें क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। हर इंसान में दोनों इमोशन प्रेजेंट है, पॉजिटिव कुछ निगेटिव भी। तो एंगर क्या होता है, इसमें व्यक्ति का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है, उसके वोकल, उसके पोस्चर, उसके बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल पे क्या होता है, हमको चेंज देखने को मिलता है। फिर आता है जेलसी। जेलसी जो होता है वो फियर और एंगर का मिक्सचर होता है। जेलसी क्या होता है, फियर और एंगर का जो होता है मिक्सचर होता है, मतलब गुस्से और जो है डर से इसका मिक्सचर क्या होता है, जेलसी, जलन होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईर्ष्या। उसके बाद आता है सैडनेस। सैडनेस का मतलब हो गया किसी कोई इवेंट हो गया हमारे मतलब लाइफ में या इन्वायरमेंट में, या हमारे किसी चीज से रिलेटेड कोई बुरी बात हो गई, ठीक है, कुछ बुरा इवेंट हो गया कुछ, तो उससे क्या हो जाता है कि बुरा इवेंट से क्या हो जाता है, हम सैड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके अब आता है फिर वंडर। वंडर का मतलब हो गया आश्चर्य, हमारे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो गया अनएक्सपेक्टेड, या कुछ बुरा हो गया बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, हमने ऐसा सोचा नहीं था, और अचानक से हम उसको सुनते हैं तो हमें क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है। अचानक से हमारा मुंह खुला का खुला रह गया, सांस रुक गई, हम अचानक से देखते कि उस चीज को देखते ही रह गए, तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, वंडर बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है बोर्डम, मतलब होता है बोर होना। अगर कोई व्यक्ति जो है एक ही काम को बार बार कर रहा है, उस काम में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, उस काम से में उसको खुशी भी नहीं मिल रही है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बोर होने लग जाता है। ठीक, उस इसका इसको दूर करने का उपाय यही है कि वो अपने काम को चेंज कर ले, या अपने काम को इंटरेस्टिंग तरीके से करे, उसको किसी और तरीके से इंटरेस्टिंग वे में करने का वो तरीका ढूंढ निकाले। इससे क्या होगा, उसमें बोर्डम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आता है हेट। हेट जो होता है किसी भी चीज से अगर हमें नफरत है, ठीक है, ये नेगेटिव इमोशन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हेट बोल रहे हैं। अब आता है ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ बुरा हुआ हमारी जिंदगी में तो हम सैड हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा हो गया, जैसे कि किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, कोई फ्रेंड था उसकी डेथ हो गई, इस तरीके की चीजों से क्या हो जाता है, व्यक्ति में ग्रीफ हो जाता है, शोक उत्पन्न हो जाता है। और ये ग्रीफ ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति से क्या था, बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। क्योंकि अगर व्यक्ति जो है उस व्यक्ति से जिसकी डेथ हो गई उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगा, तो उसमें ग्रीफ का जो लेवल होगा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ग्रीफ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो व्यक्ति था उस व्यक्ति से क्या है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, अगर किसी के डेथ के कारण ग्रीफ उत्पन्न हो रहा है तो ये था हमारा इमोशन का क्लासिफिकेशन, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ये समझ में आ गया। इस चैप्टर का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है, वो है इमोशन एंड नर्सिंग। नर्सिंग का जो फील्ड है या नर्सिंग का जो ये ट्रेनिंग हो रहा है, उसमें इमोशन को पढ़ने या जानने की क्या जरूरत है, इमोशन और नर्सिंग में क्या कनेक्शन है, इसको हम जानते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इमोशन और नर्सिंग। देखो, नर्स जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, और वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करती है, डॉक्टर है, उनके सीनियर है, बहुत सारे कलीग्स है, अदर मेडिकल स्टाफ है, फैमिली है, पेशेंट है, बहुत सारे मल्टीपल लोगों के साथ क्या होता है, उनको काम करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, नर्स को इमोशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, किस तरह के इमोशन, पॉजिटिव इमोशन किसको कहते हैं, निगेटिव किसे कहते हैं, हम इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में एक नर्स को जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो है हेल्थ और इमोशन का थोड़ा कनेक्शन है, ठीक है, बहुत गहरा कनेक्शन है। क्योंकि हेल्थ जो होता है, अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसमें जो इमोशन होंगे वो भी थोड़े पॉजिटिव वाले ज्यादा होंगे। अगर कोई व्यक्ति अनहेल्दी है तो उसमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी पाई जाती है। और जो नर्स है वो किस सेक्टर में काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर में, वहां पे क्या है, पेशेंट है, उनका हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमें इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो नर्स को इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जो हमारा हेल्थ है और हमारा जो इमोशन है वो आपस में कनेक्टेड है। हेल्दी व्यक्ति में हेल्दी इमोशन को करता है, और अनहेल्दी व्यक्ति क्या करता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी या अनहेल्दी इमोशन को प्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए अगर कोई सिचुएशन आया, उस तरीके का कंडीशन आ गया जहाँ पे सामने वाला जो पेशेंट है या उसके फैमिली मेंबर है वो कुछ निगेटिव इमोशन शो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर नर्स को इमोशन के बारे में जानकारी होगा नहीं, तो वो कैसे ये समझ पाएगी कि सामने वाला निगेटिव इमोशन शो कर रहा है या पॉजिटिव इमोशन शो कर रहा है। और अगर वो शो कर रहा है तो वो किस तरीके का इमोशन है, वो इमोशन के द्वारा किन चीजों को वो एक्सप्रेस करना चाहता है, वो अपनी कौन सी बात रखना चाहता है। और उसके अलावा इस इमोशन वाले सिचुएशन में जब सामने वाला कोई व्यक्ति इस तरीके से इमोशन शो कर रहा है, तो उसको हमको किस तरीके से डील करना है, उस व्यक्ति से हमें किस तरीके से बात करना है, इस बारे में उन्हें जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा जो है
ये तो हो गया अदर लोगों को हम किस तरीके से जो है देखभाल करेंगे, और अगर उन्हें इस बारे में जानकारी होगी तो वो अच्छे तरीके से सभी लोगों के साथ जो है एडजस्टमेंट करते हुए, तालमेल बैठाते हुए, टीम वर्क करते हुए वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर पाएगी। इसके अलावा क्या है, नर्स को इमोशन की जानकारी होगी तो अगर वो खुद कभी इमोशनल हो गई, कभी किसी की डेथ हो गया, कोई बहुत ज्यादा फैमिली वाले रो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या है कि वो उसको समझ के उस सिचुएशन में उन्हें सपोर्ट देने की जरूरत है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। अगर नर्स उस वक्त खुद इमोशनल हो गई या खुद परेशान हो गई या उस सिचुएशन को उसमें फेस करने की हिम्मत नहीं है, वो खुद भाग रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो सामने वाले जो पेशेंट है या उसके जो भी फैमिली मेंबर है उनको वो कंप्लीट केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, वो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दे पाएगी। तो खुद को भी समझने के लिए और खुद के इमोशन को किस तरीके से बैलेंस करना है, सामने वाले के इमोशन को समझने और उनको बैलेंस करने के लिए, या सामने वाला व्यक्ति अगर बीमार है तो वो किन किन तरीके का इमोशन शो कर सकता है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और एक पेशेंट को जो है कंप्लीट केयर प्रोवाइड करने के लिए एक नर्स को जो है इमोशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये हमारे इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक था, ये हमारा जो इमोशन चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू। ठीक है।